शानदार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोगों ने यूपी पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए पहला प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और विधिवत तैयार किया है। इसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं और एक-एक प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है? ये रहा हमारा पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन। क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, पढ़ लेते हैं। देवीपाटन राजस्व मंडल कौन सा देवीपाटन राजस्व मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं देवीपाटन राजस्व मंडल में कुल कितने जिले शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें कुल जो जिले शामिल हैं वो टोटल कितने शामिल हैं? टोटल जिले शामिल जो है ना, वो 4 जिले शामिल हैं। ठीक है, कितने शामिल हैं? 4 जिले। हम बात कर लेते हैं वो 4 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम बात क्या करते हैं, वो 4 जिले कौन कौन से हैं। तो पहला हम जिला लिखते हैं कौन सा? बहराइच। ठीक है, पहला जिला कौन सा है? बहराइच। बहराइच, ठीक है। और दूसरा जिले की बात कर लेते हैं तो बहराइच से हम चले जाएंगे गोंडा। ठीक है, जो दूसरा जिला हमारा हो जाएगा वो गोंडा हो जाएगा। और इसके बाद हम चलते हैं गोंडा से कहाँ जाएंगे हम लोग? श्रावस्ती पहुँच जाएंगे। ठीक है, जो अगला हमारा जिला होगा वो श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा लास्ट जिला जो शामिल है इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा बलरामपुर। ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा? बलरामपुर। बलरामपुर, ठीक है। तो अब ये 4 जिले इस देवीपाटन राजस्व मंडल में शामिल हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, शामिल नहीं है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है। ठीक है, बहराइच है, गोंडा है हमारा और श्रावस्ती है, लेकिन हमीरपुर जो है ये हमारा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, हमीरपुर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में अच्छे से आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, ये पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा लोकगीत जो है राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन करता है? ठीक है, तो आप सभी को पता है कौन सा लोकगीत है, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, क्या चरकुला हो सकता है, क्या कजरी हो सकता है, या रसिया, या बिरहा? तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर की बात करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, कजरी हो जाएगा। ठीक है, कजरी के विषय में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कजरी के विषय में इम्पोर्टेंट बात ये है कि कजरी जो है वर्षा ऋतु के दौरान गाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये वर्षा ऋतु के दौरान गाई जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? वर्षा ऋतु, वर्षा और ऋतु के दौरान गाई जाती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान गाई जाने वाली लोकगीत कौन सा है, तो ये कजरी है। ठीक है, और इसके बाद और जान लेते हैं कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ठीक है, कौन सा? पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। और अगर बात की जाए कि कजरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कजरी की उत्पत्ति, ठीक है, अगर उत्पत्ति पूछी जाए, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उत्पत्ति कहाँ हम बताएंगे? उत्पत्ति जो हुई है मिर्ज़ापुर से। ठीक है, मिर्ज़ापुर से मानी जाती है, कजरी की उत्पत्ति जो है मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। और यहीं पे अगर एक बात और पूछी जाए कि इसे कौन सी भाषा में गाई जाती है, ठीक है, तो ये भोजपुरी के अतिरिक्त मैथिली व मगही भाषा में भी गाई जाती है। भोजपुरी और मगही और मैथिली तीनों भाषाओं में गाई जाती है। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, भोजपुरी, कामा मगही व भोजपुरी व मगही व कौन कौन सी भाषा हो जाएगी? व मैथिली। ठीक है, तो मैथिली भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, मैथिली। ठीक है, तो पहले ये वर्षा ऋतु के दौरान गाई जाती थी। फिर अगर पूछा जाए इसमें रस, किस प्रकार के रस का वर्णन किया जाता है, तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है, श्रृंगार रस के का वर्णन किया जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अगर अच्छा बात की जाए कजरी पहले कौन गाता था, ठीक है, इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं। कजरी अगर कौन गाता है इसके विषय में पूछा जाए तो आ जाइए हम समझाते हैं। देखिए, कांतिस नरेश की पुत्री का एक विवाह हुआ था। ठीक है, जब विवाह हो जाता है, बाद में विवाह विच्छेद भी हुआ, बाद में विछड़न भी हुआ, उसके विरह में फिर ये क्या करती हैं, विवाह विच्छेद हो जाने के बाद फिर इनको अपने पति की याद आती है। फिर अपने पति के विरह में ये सावन माह के हर महीने में कजरी गाया जाता है। ठीक है, तो कजरी के विषय में इतना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है? मिड डे मील योजना, ठीक है, इस योजना की बात हम कर लेते हैं। तो ये पूछा जा रहा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले हम।
तो देखिए ये समय था मिड डे मील योजना, ठीक है, मिड डे मील, इसकी योजना की बात कर लेते हैं। तो एक समय था, एक डेट थी 15 अगस्त 1995, ठीक है। कौन सी डेट, क्या अगस्त की बात है, 15 अगस्त 1995, 1995 की बात हम कर लेते हैं। तो इस समय जो क्या किया गया, एक मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। लेकिन तब अगर जब ये इसकी शुरुआत हुई थी उस समय इसको कितने जनपद में लागू किया गया यूपी के, तो ये भी बहुत अपना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस समय जब इसकी शुरुआत हुई तो यूपी के कितने जनपद थे, 38 जनपदों में इस योजना का शुभारंभ किया गया, इसको लागू किया गया 38 जनपद को, ठीक है। एक हम बात बताना चाहते हैं, जब मिड डे मील योजना जब लागू हुई 15 अगस्त 1995, 38 जनपदों में इसको कार्यरत कर दिया गया, ठीक है। उस समय की बात है, उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी और भारत में इतनी व्यवस्था ठीक नहीं थी, लोग भूखे मर रहे थे, ठीक है। भुखमरी के कारण लोग क्या सोचते, जब स्कूल में खाना पना बनाया मिलेगा तो बच्चे पढ़ने जाएंगे, पहले बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, ठीक। तो इसके बाद फिर हमने बात की कि 1996 में, फिर इसके बाद एक डेट आती है, कौन सी डेट की बात की हमने, 1996 का समय था और राज्य के सभी जनपदों में इस योजना को लागू कर दिया गया, ठीक है। सभी जनपदों में इस योजना को लागू कर दिया, सभी जगह, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, 2004 में पका पकाया भोजन भी दिया जाने लगा था, ठीक है। तो ये बात की जाए किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना की, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे दोस्तों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके है, ठीक है। क्या है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चलाई गई, सबसे लंबी ट्रेन की बात हो रही है। तो सबसे लंबी ट्रेन की बात हम लोग कर लेते हैं, भारत की बात है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन तो प्रयागराज एक्सप्रेस है, ठीक है। यूपी के किस जनपद की बात हो रही, तो प्रयागराज एक्सप्रेस, कौन सी एक्सप्रेस की हम बात करेंगे, प्रयागराज एक्सप्रेस, एक्सप्रेस, ठीक है, प्रयागराज एक्सप्रेस। अगर बात की जाए इस प्रयागराज एक्सप्रेस की, ठीक है, इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 24, इसमें कितनी लंबाई जो थी, लंबाई कितनी थी, 614 मीटर, ठीक है, 614 मीटर इसकी लंबाई थी। और कोच की बात कर ली जाए, कितने कोच थे, तो इस वाली एक्सप्रेस के 24 कोच थे, ठीक है। कितने कोच थे, सभी बताएंगे, 24 कोच थे, ठीक है, 24 कोच थे। और अगर बात की जाए कि ये कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, अगर प्रयागराज एक्सप्रेस है तो ये प्रयागराज में ही होगी ना, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज, नोट कर लेने सभी लोग, प्रयागराज। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, प्रयागराज, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम यहीं पे आपसे बात कर लें, ठीक है, अगर हम यहीं पे आपसे बात करें, क्या बात करें, मान लीजिए अगर पूछा जाए कुल कितने रेलवे जोन है, ठीक है, कुल रेलवे जोन कितने हैं, तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं, तो 18 रेलवे जोन है ना, सभी को पता होगा, ठीक है। 18 रेलवे जोन में से अगर यूपी में कितने रेलवे जोन है, अगर ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कुल कितने रेलवे जोन हैं, तो आप सभी लोग कमेंट में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो यूपी में 5 रेलवे जोन थे, ठीक है, 5 रेलवे जोन थे। और अगर यहीं पर एक और बात की जाए, चलिए अगले पेज पे चल सकते हैं हम लोग। अगर बात की जाए कि प्रथम रेलगाड़ी कब चली, ठीक है, तो प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो आप सभी लोग आंसर देंगे, यूपी में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, ठीक है। तो आप सभी बताएंगे, तो ये कब चली, 1859 में, ठीक है, 1859 में। अगर हम बात की करें कि वैसे भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, तो आप सभी को पता होगा 1853 से 56 के बीच में, जब हड़प्पा कालीन सभ्यता, जब उधर सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हो रहा था, ईंटें बिछाई जा रही थी वहाँ पे, और ट्रेन भी बिछाई जा रही थी, तो हड़प्पा सभ्यता से ईंटें निकाली गई थी उसी समय, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए, देश की जो तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री है, ठीक है, देश की, हम नोट कर देते हैं, देश की तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री, ठीक है, किसकी हम बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की, तीसरी कोच फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ पे है, तो लालगंज रायबरेली, और रायबरेली हमारा कहाँ पे है, लालगंज रायबरेली, ठीक है। तो आप रायबरेली लिख सकते हैं, ये तीसरी रेलवे कोच फैक्ट्री है, कहाँ पे स्थित है, रायबरेली, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है,
ठीक है। और अगर यहीं पे बात की जाए, प्रदेश का एकमात्र रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे है, कौन सी बात की जा रही, रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज की, रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है। तो ट्रेनिंग कॉलेज की बात अगर हम लोग करें तो कहाँ पे है, तो ये चंदौसी कहाँ पड़ता है, तो ये संभल में पड़ता है, ठीक है, यहीं पे स्थित है चंदौसी, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, चंदौसी और संभल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इतना सा सिंपल सा, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है, ठीक है, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, तो ये सभी को पता होगा कहाँ पे स्थित है, तो ये अपना रामपुर हो जाएगा, ठीक है, रामपुर इज द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली। और एक बात की जाए रामपुर के विषय में, एक बात की जाए, रामपुर का उपनाम क्या है, चाकुओं का नगर भी जानते हैं, चाकुओं का नगर, ठीक है, चाकुओं का नगर, ठीक है, रामपुर को चाकुओं का नगर भी जानते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न बहुत ही जानदार, अपने आप में बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, ठीक है। क्या है, काम्पिल उत्सव की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है काम्पिल उत्सव, ठीक है। इसको हम लोग बिना देरी किए हुए आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। आप सभी को इतना पता होगा कि ये जो हमारा, ठीक है, तो ये हमारा काम्पिल जो उत्सव है, ये फर्रुखाबाद में मनाया गया है, ठीक है, कहाँ पे, फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट जो थी कि एक महाजनपद था पांचाल, उसकी दो राजधानी थी, ठीक है, काम्पिल और अहिचपत, ठीक है। तो वो जो काम्पिल है ये हमारा कहाँ पड़ता है, फर्रुखाबाद में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। और एक बात की जाए, फर्रुखाबाद के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, फर्रुखाबाद के विषय में थोड़ा सा, फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे बसा है, तो ये हमारा गंगा नदी के किनारे बसा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, गंगा नदी के किनारे, फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है। और इसको फर्रुखाबाद को हम लोग हाथ की छपाई के लिए जानते हैं, ठीक है, किसके लिए जानते हैं, हाथ की छपाई के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथ की छपाई के लिए, ठीक है। उम्मीद है अब समझ में आया होगा। एक और उत्सव है, हम आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर देना। जैसे कि पूछ लिया हमने स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ठीक है, कौन सा महोत्सव की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर देंगे, ठीक है। एक अगर बात की जाए कि सोन महोत्सव, ठीक है, कौन कौन सी महोत्सव की बात की जा रही है, सोन महोत्सव, सोन महोत्सव, सोन महोत्सव, ठीक है। तो ये सब कहाँ लगते हैं, आप लोग आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में करेंगे, ठीक है, तो जल्दी से करिए कमेंट में आंसर। चलिए इसका हम लोग आंसर देते हैं। स्ट्रॉबेरी जो महोत्सव है ये हमारा कहाँ लगता है, झांसी लगता है, कहाँ लगता है, झांसी में, आप लोग जानते भी होंगे। और सोन महोत्सव क्या है ये हमारा, तो ये कहाँ लगता होगा, सोनभद्र में, ठीक है, कहाँ पे, सोनभद्र, ठीक है, सोन और भद्र, यहाँ पे भद्र लिख लेंगे, ठीक है, सोनभद्र में। चलिए अगले कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने पूछा बिठूर गंगा महोत्सव, ठीक है, कौन सी बात की जा रही है, बिठूर गंगा महोत्सव, ठीक है, बिठूर गंगा महोत्सव, ठीक है। और दूसरे की बात की जा रही है बिठूर गंगा के बाद, फिर हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, ठीक है, आयुर्वेद महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल बिल्कुल भी ना कीजिएगा, ठीक है। अब ये बताइए कहाँ लगते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। जैसे बिठूर गंगा महोत्सव तो ये अपने कानपुर में ही लगता होगा ना, कानपुर, इसके लिए हम आंसर कर सकते हैं कानपुर। और जो ये आयुर्वेद महोत्सव ये हमारा, एक बार फिर से हम झांसी चले जाएंगे, और वो झांसी जो किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए, ये हमारा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, बेतवा नदी, ठीक, बेतवा नदी। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा बहुत ही शानदार जबरदस्त है, ठीक है। देखिए जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात हो रही, उत्तर भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। तो हमने जब पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि हमने उत्तर वैदिक काल जब पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल के बाद हम लोगों ने जब महाजनपद काल पढ़ा था, ठीक है, तो महाजनपद काल में हमें एक ग्रंथ मिलता है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमें कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, कितने महाजनपद, ठीक है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, अंगुत्तर निकाय से, कहाँ से, अंगुत्तर, ये ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों का
उल्लेख मिलता है। और पूछा जा रहा है इसमें से कितने महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, तो यूपी में हमारे कुल कितने महाजनपद थे, तो ये 8 महाजनपद थे। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए 8 है। ठीक है, इन 8 महाजनपदों में एक महाजनपद था जिसका नाम था चेदी। ठीक है, क्या नाम था, एक महाजनपद जिसका नाम था चेदी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, चेदी, एक महाजनपद था चेदी जो कि हमारा बुंदेलखंड के क्षेत्र का। ठीक है, और चेदी महाजनपद की अगर राजधानी पूछी जाए, इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी जो थी सुक्तिमती थी। क्या थी, सुक्तिमती। बहुत बार पूछा गया है, जो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बिना स्किप किए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा गया, उत्तर वैदिक काल का समय काल क्या था। ठीक है, सभी को पता होगा समय काल क्या था, तो इसका ऑप्शन क्या 1500 से 1000 हो सकता है, 1200 से क्या 800, 1100 से क्या 700, या फिर 1000 से 600 के बीच। ठीक है, तो आप सभी जल्दी जल्दी आंसर देंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1000 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पूर्व वैदिक काल में मात्र एक ही ग्रंथ की रचना की गई थी, कौन सी, ऋग्वेद की। उसका समय काल क्या था, 2500 से, कहीं कहीं 1750 लिखा है, कहीं कहीं 1500 लिखा है। ठीक है, तो बहुत सी बुक्स हैं जिसमें अलग अलग डाटा है, 2500 से 1500 कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 1750। ठीक है, तो ये हमने पूर्व वैदिक काल के विषय में पढ़ा था। पूर्व वैदिक में मात्र किसकी रचना हुई थी, तो एकमात्र ग्रंथ था ऋग्वेद। कौन सा ग्रंथ था, ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना जो है पूर्व वैदिक काल में हुई थी। और पूछा जाए ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख देवता थे कौन थे, तो देवता का नाम था इंद्र। इंद्र को बहुत ही इन्होंने महत्व दिया है, इनके प्रमुख देवता थे इंद्र। इसके बाद जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया है, उत्तर वैदिक काल का समय काल तो बता ही दिया, 1000 से 600 ईसा के बीच। ठीक है, इसमें जो ये पूजा थी इनकी किनकी होने लगी थी, इन्होंने उत्तर वैदिक काल के लोगों ने प्रजापति को अपना बहुत ही प्रसिद्ध देवता माना, प्रजापति को। ठीक है, तो इसमें बाकी उत्तर वैदिक काल में तीनों ग्रंथों की रचना हुई है, कौन कौन से, तीनों वेदों की, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, बाकी ऋग्वेद की रचना कहाँ पे हुई है, पूर्व वैदिक काल में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य या जिला। तो आप सभी को पता होगा जनगणना हमने 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ी थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, जौनपुर। क्या हो जाएगा, जौनपुर। सी फॉर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है जौनपुर। और बात कर ली जाए कितना लिंगानुपात की बात की जाए, तो लिंगानुपात सभी को पता है, 1000 पुरुषों में से कितनी महिलाएं हैं, इसी के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ना लिंगानुपात में। ठीक है, तो बात की जाए आजमगढ़ में कितनी है। ठीक है, तो आजमगढ़ की बात की जाए तो 1000 पुरुषों पे 1019 महिलाएं हैं। ठीक है, तो इसका लिंगानुपात कितना हो गया, 1019। और बात की जाए देवरिया की, तो देवरिया के कितना हो जाएगा, 1017। ठीक है, 1017। बात की जाए जौनपुर की, तो जौनपुर की कितनी हो जाएगी, 1084। ठीक है, 1084। अब यहीं पे प्रतापगढ़ की भी लिख लेते हैं, यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 998। ठीक है, प्रतापगढ़ की 998। तो सबसे ज़्यादा किसकी है, जौनपुर की। ठीक है, और यहीं एक और प्रश्न बनता है, कौन सा बनता है, कि सबसे ज़्यादा अगर आपने बताई सर तो सबसे कम भी बता दो। तो बात की जाए सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है, सबसे कम। ठीक है, तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, हमारा गौतम बुद्ध हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पे नगर हम लोग नोट कर लेंगे, गौतम बुद्ध नगर। अगर बात की जाए कितना है गौतम बुद्ध नगर में, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 851। ठीक है, कितना हो जाएगा, 851। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, 851। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात कर लें कि सबसे अगर अभी हमने बात की जिला पे। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश की बात की, अब हम पूरे भारत की बात करते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग, जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का लिंगानुपात कितना था। ठीक है, भारत का लिंगानुपात कितना था, तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा SW का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कुछ ये है इस तरीके, केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में कितने एलोपैथिक कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पूछा इसी तरीके जाता है। ठीक है, जो केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में कितने एलोपैथिक की बात हो रही, एलोपैथिक कितने कॉलेज हैं। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा, कितने हो जाएंगे, 2।
ठीक है, 2 बिल्कुल राइट आंसर है इसका एलोपैथिक कॉलेज का। अगर यहीं बात की जाए यूपी के केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? यहीं पे हम बात कर लेते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय की। किसकी बात कर लेते हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालय की। केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो यहीं पे केंद्रीय विश्वविद्यालयों की अगर संख्या पूछी जाए तो ये संख्या हमारी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है 6। अगर ये पूछा जाए तो आप लोग कमेंट में आंसर कर रहे होंगे, ठीक है, अगर पेपर में आ जाए तो आप लोग पक्का इसका आंसर 6 दे गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सॉरी, हमारे आज के प्रश्न कितने थे? 10 ही थे। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और अंत में ये ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।